अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। उम्मीद है आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ख़तरनाक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक बहुत ही ख़तरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। अगर आपके पास हेडफोन्स हैं तो वो लगा के ही इस कहानी को सुनिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो नीचे नज़र आ रहा है आपको लाइक बटन, उसको भी लाजमी से दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। ये तब का वाक़या है जब मैंने एक पार्ट टाइम फूड डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू किया था। मैं स्कूल से पास आउट हुआ था और कॉलेज में फॉर द स्टडीज़ के लिए एडमिशन लेने वाला था। मुझे पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी चाहिए थी, इसलिए मैंने इस जॉब को चुना। मुझे पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे थे और काम भी धीरे धीरे पसंद आने लगा था। मुझे अपने लिए एक सेकेंड हैंड कार खरीदनी थी, क्योंकि अब तक मैं जो अपने पापा की कार चला रहा था वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से बेचनी पड़ी थी। तो मैंने सोचा क्यों न अपने पैसों से एक कार खरीद के सबको सरप्राइज दे दूं। मुझे बहुत मेहनत करनी थी। मैं लेट नाइट तक काम करने को हमेशा रेडी रहता था और हमेशा नेक्स्ट ऑर्डर के लिए तैयार रहता था। जैसे ही कोई नया ऑर्डर आता, मैं पिकअप लोकेशन पर पहुंचकर उसे उठा लेता और फिर ड्रॉप लोकेशन में जाके टाइम से डिलीवरी कर देता। इसके बदले मुझे अच्छी खासी ट्रिप भी मिल जाती थी। ऐसे ही एक रात तकरीबन 10:30 बजे एक पिज्ज़ा का ऑर्डर आया। मैंने ऑर्डर उठाया और अपने मोबाइल में ड्रॉप लोकेशन देखी। वो लोकेशन शहर से बाहर तकरीबन 25 मिनट की दूरी पर था। अब ये मेरे हाथ में था कि मैं कितनी तेजी से जाके उस ऑर्डर को डिलीवर कर सकूं। मैं फौरन अपनी बाइक पर बैठा और पूरी रफ्तार से उस लोकेशन की तरफ बढ़ा। 6 किलोमीटर तक तो सिर्फ शहर था, लेकिन उसके बाद सड़क के दोनों तरफ एक घना जंगल और 4 किलोमीटर तक जंगल में ट्रैवल करने के बाद मैं एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने पहुंचा। मैंने लोकेशन कंफर्म करने के लिए अपना मोबाइल चेक किया, लेकिन उसमें ऑन लोकेशन दिखा रहा था। मतलब मैं एकदम सही जगह पर था, मगर वो जगह मुझे कुछ अजीब लग रही थी। वो एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसमें कोई रहता भी होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल था। मैंने उस कस्टमर को कॉल किया जिसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन उसने कॉल ही नहीं उठाई। मैंने दोबारा कॉल की, मगर इस बार भी उसने कॉल नहीं उठाई। मैंने तीसरी बार कॉल किया, लेकिन इस बार उस फोन की घंटी मुझे उस बिल्डिंग के अंदर से आती सुनाई दी। मैं उस पुरानी सी बिल्डिंग में घुसा और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। मुझे फोन की रिंगटोन ऊपर दूसरी मंजिल से आती सुनाई दे रही थी। मैं फोन की घंटी का पीछा करते करते ऊपर एक दरवाजे के पास पहुंचा। उस फोन की रिंगटोन उसी दरवाजे के पीछे से सुनाई दे रही थी। मैंने उस दरवाजे पर दस्तक देने के मकसद से ही उस पर हाथ रखा ही था कि दरवाजा खुद ब खुद अंदर की साइड खुल गया। मैंने आवाज दी, एक्सक्यूज मी, मैं आपका पिज्जा लेकर आया हूँ। हेलो, कोई अंदर है? मैंने दरवाजा पूरा खोला। कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था, मगर बाहर लगे खंबे में स्ट्रीट लाइट से आती रोशनी से कमरे में अच्छा खासा उजाला हो रहा था। वो कमरा एकदम खाली था, लेकिन कहीं कहीं पर पुराने अखबार गिरे हुए थे। मगर कमरे के बाहर बालकनी में एक आराम कुर्सी लगी हुई थी और उस पर एक आदमी बैठा हुआ था। मैं कमरे में घुसा और मैंने उस आदमी को आवाज दी। तभी अचानक मेरे पीछे वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। मुझे लगा वो हवा से बंद हुआ होगा। मैंने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, एक्सक्यूज मी सर, मैं आपका पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ। मगर उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब मुझे कुछ डर लगने लगा था, क्योंकि वो इलाका और वो कमरा और वो माहौल बहुत ही खौफनाक सा था। लग रहा था कहीं वो आदमी मर तो नहीं गया। मगर तभी वो आदमी खड़ा उठा और सामने बालकनी की रेलिंग की तरफ बढ़ा। मैंने एक दफा फिर कहा, एक्सक्यूज मी सर, मैं आपका पिज़्ज़ा। मैं इतना ही बोल पाया था कि वो आदमी रेलिंग के ऊपर चढ़ा। मैंने चीखते हुए बोला, सर रुकिए। मगर इतने में ही वो आदमी नीचे कूद गया। मैं फौरन दौड़कर बालकनी में रेलिंग के पास पहुंचा और नीचे देखा, मगर नीचे कुछ भी नहीं था। बाहर स्ट्रीट लाइट में सब कुछ दिख रहा था, मगर वो आदमी जो नीचे कूदा था वो नीचे कहीं भी नहीं था। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद कोई भी उठ नहीं सकता, और वो आदमी उठकर कहाँ चला गया पता नहीं, या फिर वो नीचे कूदा ही नहीं था। मैंने मन में सोचा, अब मुझे ज्यादा और डर लगने लगा। मैं समझ गया था कि यहाँ पर कोई जिन्नात का असर है। मैं फौरन उस कमरे से निकलने के लिए उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर वो दरवाजा बंद था।
मैंने उसे खोलने के लिए उसके हैंडल को घुमाया, मगर वो हैंडल ही निकलकर मेरे हाथ में आ गया। मैं उस दरवाजे को ठोकने पीटने लगा कि अगर बाहर से है कोई तो मेरी आवाज को सुनकर मेरी मदद के लिए आएगा। मगर उस इलाके में उस बिल्डिंग की तरह बाकी सारी बिल्डिंग्स भी खाली और खंडर पड़ी हुई थी। कमरे में बाहर से रोशनी आ रही थी। मैंने कमरे में आसपास देखना शुरू किया। उस कमरे के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ एक एक कमरा था, मगर उन दोनों के अंदर बहुत ही गहरा अंधेरा था। मैं पहले राइट वाले कमरे में घुसा। मैंने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और कमरे में चारों तरफ देखने लगा। उसमें एक बेड लगा हुआ था जिसका बिस्तर काफी गंदा लगा पड़ा था। छत के पंखे में एक रस्सी टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चेयर गिरी हुई थी। मैं फौरन उस कमरे से वापस उसी कमरे में आ गया जिसमें मेन डोर था और जहां बाहर से स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी। तभी मेरी नजर उस कमरे के लेफ्ट साइड वाले दरवाजे पर गई, लेकिन वहां पर जो मैंने देखा वो देखकर मेरी रूह कांप गई। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। मुझे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, मगर उसके खुले बाल और उसका व्हाइट सूट नजर आ रहा था। मगर उसके खुले बाल और सफेद कपड़े नजर आ रहे थे कि वो औरत है। कुछ पल उसी तरह खड़े रहने के बाद वो वापस कमरे में चली गई और मैं उसके पीछे जाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं वापस रेलिंग के पास गया और मैंने फौरन अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल मिलाई। मगर नंबर मिलाते ही मेरे फोन से नेटवर्क गायब हो गए। अजीब बात थी, क्योंकि जब मैं वहां आया था तब मेरे मोबाइल में नेटवर्क आ रहे थे और उसी नेटवर्क की हेल्प से मैं इस लोकेशन तक पहुंचा था। कुछ देर तक मोबाइल में नेटवर्क लाने की कोशिश करने के बाद मैं हार गया और उसके बाद मैंने बालकनी में बाहर की तरफ मुंह करके जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और मदद के लिए पुकारने लगा, मगर मेरी आवाज बस उसी इलाके में गूंज रही थी। तभी अचानक उस अपार्टमेंट के डोर पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं फौरन दौड़कर दरवाजे पर गया। मैं अंदर से चिल्लाया, हेलो हेलो, बाहर कोई है? बाहर से आवाज आई, हाँ दरवाजा खोलो। मैंने कहा, सर मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, अंदर से इसका हैंडल टूट चुका है, प्लीज बाहर से खोलिए। बाहर खड़ा वो आदमी बोला, मेरे पास इसकी चाबी नहीं है, बाहर से खोलने के लिए इसकी चाबी की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा, 1 मिनट सर, आप यहीं रुकिएगा, मैं इसकी चाबी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर मैं मोबाइल की फ्लैश लाइट की रोशनी में उस कमरे की तरफ गया जिसमें एक बेड लगा हुआ था और पंखे में एक रस्सी टंगी हुई थी। लेकिन जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा उसकी रस्सी हिल रही थी। ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि वो हवा से हिल रही है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई उसमें लटक कर झूल रहा हो, क्योंकि वो रस्सी एकदम सीधी तनी हुई थी। पर मुझे उस रस्सी में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। मैंने उस रस्सी से अपनी नजरें हटाई और फिर मैं उस बेड के पास गया और चाबी ढूंढने के लिए तकिया उठाया, मगर उस तकिए के नीचे कॉकरोच थे। मैंने बिस्तर उठाया, मगर उसके नीचे भी सिर्फ कॉकरोच थे। तभी मेरी नजर सिरहाने के नीचे फ्लोर पर गई। वहां पर चाबी गिरी हुई थी। मैं हाथ बढ़ा के उस चाबी को उठाने ही वाला था और अभी तक मेरे हाथ उस चाबी तक पहुंचे भी नहीं थे। तभी अचानक उससे पहले बेड के नीचे से एक हाथ आया और उस चाबी को पकड़कर बेड के नीचे चला गया। मैं घबराकर पीछे हटा और फिर मैंने डरते डरते बेड के नीचे अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट मारी, मगर बेड के नीचे कोई भी नहीं था। पर वो चाबी मुझे बेड के दूसरी तरफ फ्लोर पे गिरी हुई दिखी। उसके बगल में एक चेयर गिरी हुई थी। ये वही जगह थी जिसके ऊपर वो रस्सी टंगी हुई थी। मैं अब वापस सीधा खड़ा हुआ और फ्लैश लाइट की रोशनी उस रस्सी की तरफ की। वो रस्सी बिल्कुल एक जगह पर थी। मैं डरते डरते उसके पास गया और फिर उस गिरी हुई कुर्सी के बगल में जाकर मैं उस चाबी को उठाने के लिए झुका ही था कि तभी मेरी नजर बेड के नीचे गई और इस बार मैंने उस औरत को देखा। वो बेड के नीचे छुपी हुई थी और मुझे ही देखकर हंस रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद था, बाल बिखरे हुए थे, आंखें बिल्कुल सफेद। उसके चेहरे की नसें साफ साफ नजर आ रही थी। उसको बेड के नीचे उस तरह छुपा हुआ देखकर मैं अचानक से हड़बड़ाकर पीछे हटा और मैं नीचे गिर गया और तभी मेरे हाथ से मेरा मोबाइल भी गिर गया। अब पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और तभी मुझे एक दबी सी हंसी सुनाई दी।
जो बिल्कुल मेरे कान के बहुत ही करीब सुनाई दे रही थी। मैंने अंधेरे में जमीन पर हाथ फेर कर अपना मोबाइल ढूंढा और उसे उठाया और फिर दोबारा से उस कमरे में रोशनी होने लगी, मगर अब उस कमरे में एकदम बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। मैं डरते डरते उठा और फिर से दरवाजे की चाबी को ढूंढने लगा, मगर वो चाबी अब वहां पर नहीं थी। तभी अचानक मुझे चाबियों के खनकने की आवाज सुनाई दी, जो उस कमरे के बाहर से आ रही थी। मैं फौरन उठा और उस कमरे से बाहर आ गया और उस अपार्टमेंट के मेन डोर पर जाकर मैंने बाहर खड़े उस आदमी से कहा, हेलो सर, आप बाहर ही है ना? मगर अब बाहर से कोई भी आवाज नहीं आई। मैंने दरवाजे को खटखटाया, हेलो हेलो सर, आप बाहर हैं? तभी अचानक बाहर से एक खौफनाक सी घुटी घुटी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ बोलना चाहता है, मगर उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई हो। मैंने दरवाजे के की होल से बाहर देखा। बाहर मुझे वही औरत दिखाई दी। वो बाहर की होल के पास बैठकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। तभी मेरे कान में चाबी के खनकने की आवाज आई। मैंने फौरन उस तरफ देखा जिस तरफ से चाबी की आवाज आ रही थी। ये आवाज उस दूसरे कमरे से आ रही थी जहां मैंने कुछ देर पहले उस औरत को खड़े देखा। मैंने मोबाइल की रोशनी उस कमरे की तरफ की और उसके अंदर जाने लगा। अंदर पहुंचकर मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। दीवारों में बहुत ही बड़े जाले लगे हुए थे, लेकिन वो काली पड़ी थी, मानो जैसे वहां पर किसी ने कुछ जलाया हो। फिर मुझे किचन की तरफ से चाबी की आवाज सुनाई दी। उसी कमरे से कनेक्टेड एक किचन भी था। मैं अब किचन की तरफ गया। मैं किचन के अंदर घुसा और मैंने चारों तरफ देखा। चाबी वहां शेल्फ के ऊपर रखी हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि इतनी पैरानॉर्मल चीजें मेरे साथ वहां पर हो रही थी। मुझे जाहिर जिन नजर आ रहे थे, फिर भी मैं चाबी की आवाज सुन के उसके पीछे क्यों जा रहा था। लेकिन सच तो यह है कि जब आपका सामना आपके डर से होने लगे तो उस डर से आपको लड़ने की हिम्मत मिल जाती है। मैं अब अपने डर से लड़कर उस चाबी को हासिल करना चाहता था। मैं डरते घबराते उस चाबी के पास गया और फिर मैंने शेल्फ पे रखे चाबी की तरफ हाथ बढ़ाया और इस बार मैं चाबी को उठाने में कामयाब हो गया। पर जैसे ही मैं उस किचन से बाहर निकलने के लिए मुड़ा ही था कि मैंने ठीक मेरे सामने एक लड़की को खड़ा पाया। उसका चेहरा ठीक मेरे चेहरे के सामने था, तकरीबन इतना करीब कि उसकी नाक मेरे नाक से बस बाल की मोटाई के बराबर दूर थी। उस लड़की का चेहरा जला हुआ था और उसने आधे जले हुए कपड़े पहने हुए थे। उसकी बॉडी से मुझे गर्माहट महसूस हो रही थी। अभी भी उसकी बॉडी में से हल्का धुआं उठ रहा था। मैं जब से उस अपार्टमेंट में घुसा था तब से मेरे साथ इतनी डरावनी चीजें हुई कि अब तक मेरा दिल पक्का हो गया था। हालांकि उस जली हुई लड़की को अपने सामने देखकर मेरी रूह कांप रही थी, मगर मुझे कैसे भी करके वहां से बाहर निकलना ही था, वो भी जिंदा। मैं ये जानता था कि वो मेरी नजर का धोखा है, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद की और सीधे दरवाजे की तरफ निकल पड़ा। वो लड़की मेरे सामने ही खड़ी थी, मगर वो मुझसे टकराई नहीं। इससे मैं इतना तो समझ गया था, ये मुझे देख तो सकते हैं मगर ये मुझे छू नहीं सकते, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं उस किचन से निकलकर उस कमरे में आ गया जिस कमरे के दीवार में जाले लगे हुए थे। मैंने एक नजर घर के मेन डोर पर देखा, फिर आंख बंद करता उस मेन डोर की तरफ जाता हूँ और फिर मैंने उस दरवाजे के की होल में चाबी डाली और उसे घुमाया। दरवाजे का लॉक खुल गया। मैंने चाबी को खींचा तो दरवाजा भी खुल गया। दरवाजा खुलते ही मैंने देखा दरवाजे के सामने ही एक आदमी गिरा हुआ था। शायद वो वही आदमी था जिसने बाहर से दरवाजा खटखटाया था। वो शायद बेहोश हो गया था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की मगर वो नहीं उठा। मैंने अपना मोबाइल चेक किया मगर अभी भी उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तभी अचानक वो आदमी कराते हुए खड़ा हो गया। उसने मुझे देखा और चौंकते हुए बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे सारी बात बता दी। तब वो आदमी घबरा कर उस सीढ़ियों से नीचे लेकर आया। फिर उसने मुझे बताया कि वो अपार्टमेंट हॉन्टेड है। उसमें रहने वाली एक ही फैमिली के चारों लोगों ने अलग अलग तरीके से सुसाइड कर लिया था और उस घर का जो बड़ा था उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी और उसकी वाइफ ने पंखे से लटक कर और उनकी बेटी ने खुद को आग के हवाले कर दिया। तभी मेरे दिमाग में एक बात याद आई। उस आदमी ने कहा था कि उस अपार्टमेंट में रहने वाले चारों लोगों ने अलग अलग तरीके से सुसाइड कर लिया था। मैंने उस आदमी से पूछा, एक मिनट सर, आपने कहा कि 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, वो चौथा कौन था?
वो आदमी बोला वो चौथा उसकी बेटी का हस्बैंड था। मैंने पूछा तो वो कैसे मरा? तभी उस आदमी ने मेरे पीछे उस बिल्डिंग की तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी होती गई, उसके चेहरे में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने उस बिल्डिंग की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि वो वैसे मरा। मैंने पलटकर उस तरफ देखा जिस तरफ वो आदमी इशारा कर रहा था, लेकिन जब मैंने वहां मुड़कर देखा एक आदमी उस बिल्डिंग की रेलिंग में सेकंड फ्लोर पर खड़ा था। और फिर देखते ही देखते वो आदमी नीचे कूद गया और आधे ही सेकंड में वो जोर से जमीन पर गिरा। वहीं पास में लगे खंबे की स्ट्रीट लाइट से मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। मुझे उस आदमी का चेहरा एकदम साफ साफ नजर आ रहा था। वो वही आदमी था जो अभी मेरे पास खड़ा था, जो बात कर रहा था मुझसे। मैंने डरते हुए पलटकर पीछे मुड़कर देखा, पर अभी मेरे पास कोई भी नहीं था। मैं वहां पर अकेला खड़ा था। फिर मैंने फौरन वापस उस बिल्डिंग की तरफ देखा। उस बिल्डिंग की छत पर एक आदमी खड़ा था। बालकनी की रेलिंग के पास एक दूसरा आदमी खड़ा था और बालकनी के दोनों तरफ की खिड़की में एक औरत और एक लड़की खड़ी थी। वो चारों खड़े होकर मुझे ही देख रहे थे। बस अब मेरे पास वहां से भागने की एक अच्छी खासी वजह थी। मैं फौरन अपनी बाइक की तरफ भागा और बाइक स्टार्ट करके वापस शहर की तरफ निकल गया। रास्ते में मेरे फोन पे एक कॉल आई। शायद अब तक मेरे फोन में नेटवर्क वापस आ गए थे। मैंने कॉल पिक किया। वो कॉल मेरे मैनेजर का था। मेरा मैनेजर काफी भड़क रहा था मुझ पर कि अब तक कस्टमर का ऑर्डर क्यों डिलीवर नहीं हुआ। मैंने उसे सारी बात बताई। तब मैनेजर ने मुझे बताया कि ऑर्डर उस लोकेलिटी से नहीं आया था, बल्कि उसके बाद वाली लोकेलिटी से आया था। उसके बाद मेरी इस कहानी पर उसने मेरी कहानी पर यकीन ना करते हुए मुझे बहुत कुछ सुनाया और दोबारा ऐसा बहाना बनाने पर लास्ट वार्निंग देते हुए उसने फोन कट कर दिया। मैंने अपना फोन चेक किया और गूगल मैप में वो लास्ट ऑर्डर की लोकेशन चेक की, लेकिन यहाँ पर मेरा मैनेजर बिल्कुल सही था। वो लोकेशन उस लोकेशन से 500 मीटर दूर थी और मैं गलत लोकेशन पर पिज्जा लेकर चला गया था। पर गलती मेरी भी नहीं थी, वो तो गूगल मैप था जो मुझे गलत रास्ते पर ले गया था। खैर जो भी हो, लेकिन उस रात मैं मरते मरते बचा। वो चारों भूत मुझे अपने हाथों से तो नहीं मारते, मगर ये भी सच है कि उस रात मैं हार्ट अटैक से जरूर मरता। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक लाजमी से कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे इस चैनल पर बहुत सारी खौफनाक स्टोरीज पड़ी हुई है जो आप देख सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने अभी तक मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।